हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर। क्या आप भी बीएससी नर्सिंग कोर्स में न्यू एंटर हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और किसमें किस तरीके से लिखना है, यानी आपको आरयूएचएस एग्ज़ाम में होने वाले पेपर में किस तरीके से लिखना है और आपको अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आप जब तक बीएससी नर्सिंग करोगे यानी बीएससी नर्सिंग पास आउट करोगे तब तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम, जो आपका फर्स्ट सेम है, हमारा फर्स्ट सेम है, उसमें आपको सब्जेक्ट्स कितने पढ़ने पड़ेंगे, सब्जेक्ट कितने पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको मेनली जो कॉलेज लेवल पे हमको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। सेकंड है हमारा सोशियोलॉजी एंड थर्ड वन है हमारा साइकोलॉजी। थर्ड वन कौन सा है हमारा, साइकोलॉजी। ये मेनली आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपके पेपर 4 होंगे। अब 4 कैसे होंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कॉलेज लेवल पर पढ़ाई जाएगी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी भी कॉलेज लेवल पर पढ़ाई जाएगी। लेकिन आपका एक और पेपर फर्स्ट सेम में होता है जिसका नाम है इंग्लिश यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपका कॉलेज लेवल पे होता है। आरयूएचएस एग्ज़ाम ने इंक्लूड तो कर रखा है, लेकिन वो कॉलेज लेवल पे होता है, यानी वो कॉलेज लेवल पर होने वाला एग्ज़ाम है। तो उसकी टेंशन आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। आपको मेनली 3 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट यानी 3 सब्जेक्ट की टेंशन बहुत ज़्यादा लेनी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेनी, मतलब अच्छे से लेनी, ताकि आप अच्छी परसेंटेज बना सको फर्स्ट सेम में। और अगर टेंशन नहीं लोगे तो फिर बैक लग जाएगी तो बैक क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्योंकि आपको अगर आपके बैक लग गई किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको वो सब्जेक्ट जो होगा वो सेकंड सेम में क्लियर करना पड़ेगा, और सेकंड सेम में फिर और अदर सब्जेक्ट आ जाएंगे न्यू, तो उनके साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा वापस से। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो है, डेफिनेटली क्लियर है ये बात तो कि अच्छे से पढ़ना है। अब अच्छे से कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है कि आपके अच्छे नंबर आए और आप अच्छी परसेंटेज बना सको आरयूएचएस एग्ज़ाम में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेनली आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सबसे पहले अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अपने बात करते हैं। राइटिंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये मोबाइल पे कर रहा हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, तो मोबाइल पे ऐसी आ रही लाइटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं। जो हमारी एनाटॉमी होती है वो हमारे जो स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गन की स्ट्रक्चर, जो भी ऑर्गन है, जैसे आप ब्रेन ले लीजिए, स्टोमक ले लीजिए, लीवर ले लीजिए, इनके जो स्ट्रक्चर है यानी ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, क्या क्या इनमें प्रेजेंट होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इनके, तो इन सभी के बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। अब फिजियोलॉजी की बात कर ले। अब आपने स्टोमक लिया, उसकी एनाटॉमी तो पढ़ लिया आपने। अब फिजियोलॉजी में क्या पढ़ोगे, फिजियोलॉजी में आपको फंक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी स्टोमक आपने देख तो लिया कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस किस से वो जुड़ा होता है, ठीक है। ये तो आपने एनाटॉमी में देख लिया, लेकिन फिजियोलॉजी में आप उसके फंक्शन के बारे में देखो कि स्टोमक के क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसका काम होता है हमारा फूड का स्टोरेज करना, ठीक है, फूड को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और डाइजेशन करना। तो ये जो भी फंक्शन हम किसी भी ऑर्गन के पढ़ते हैं वो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में लिखना कैसे, आपको नोट्स कैसे बनाने वो मैं बताता हूँ आपको। एनाटॉमी में आपको नोट्स बनाने हैं, तब आपको सबसे पहले
डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है, एग्ज़ाम में भी और यहाँ पर भी, ठीक है। जब आप नोट्स बनाओ तो किसी भी ऑर्गन के, जैसे आपके स्टोमक आया तो स्टोमक का डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। यानी जितने भी डायग्राम है एनाटोमी में, मेनली आपको कुछ डायग्राम बहुत मेन होते हैं जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा जब आपके एग्ज़ाम आएंगे। तब तक आपको जो भी आपके सर मतलब डायग्राम बनाने को बोले वो डायग्राम आपको बनाते रहना। जैसे स्टोमक हो गया, अपने लीवर हो गया, इधर से किडनी होगी, इधर से फिर अपना क्या बोलते हैं अपनी ये थायराइड ग्लैंड हो गई। ये जो डायग्राम है मेनली इनको आपको बनाते रहना है। और पेरिटोनियम हो गया, इनके डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स कैसे लिखने हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एनाटोमी में जब आप नोट्स लिखो तो सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी है एक ऑर्गन के बारे में, फिर ऑर्गन एसोसिएटेड लिखना है, नॉर्मल वो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको ऑर्गन एसोसिएटेड लिखना है। फिर आपको डायग्राम पे फोकस करना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है एकदम साफ़ सुथरा, ठीक है। फिर उसको लास्ट में जो उसके पार्ट होते हैं डायग्राम के उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ख़त्म कर देना है। इसमें आपके बहुत, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 8 या 9 नंबर तो आराम से मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है आपको कि आपको 8 या 9 नंबर एग्जामिनर दे के जाएगा। लेकिन एक या दो नंबर होते हैं ना, वो एग्जामिनर को खुश करने के होते हैं, यानी वो बहुत मुश्किल से आते हैं। यानी आपने कैसे लिखा है, कैसे प्रेजेंट किया है क्वेश्चन का आंसर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, ये एनाटॉमी की अपनी बात हो गई। अब फिजियोलॉजी पे चलते हैं अपने। फिजियोलॉजी में आपको थ्योरी नहीं लिखनी है। जब भी आप नोट्स बनाओ तो ज़्यादा फोकस, जैसे आपकी जो सर है या मैम है वो तो पढ़ाएंगे आपको थ्योरी के एक्सप्लेन, मतलब थ्योरी के रूप में पढ़ाएंगे। जैसे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, अब हियरिंग की थ्योरी लिखनी है आपको, थ्योरी लिखवा दी, माना सर या मैम ने थ्योरी लिखवा दी आपको, लेकिन आपको फ्लो चार्ट के रूप में उसको लिखना है। फ्लो चार्ट क्या होता है, अब ये कौन सी नई टेंशन आ गई, तो फ्लो चार्ट ये होता है, जैसे कि ये अपना फ्लो चार्ट है। सबसे पहले आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया मैं यहाँ पर ऐसे जाऊँगा, मैं पहले घर से निकलूँगा, फिर बस में बैठूँगा, फिर ट्रेन में बैठूँगा, ट्रेन से वहाँ पर ऑटो लूँगा, ऑटो लेके, ये आपने थ्योरी में लिख दिया ऐसे सीधा 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 थ्योरी में लिख दी, इतनी बड़ी थ्योरी लिख दी आपने, ठीक है। अब फ्लो चार्ट के रूप में कैसे लिखोगे, फ्लो चार्ट के रूप में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लिखना है घर से निकला, घर से निकला, घर से निकलते किस में बैठा, बस में बैठा, बस में बैठा, ठीक है। बस से कहाँ पर, ट्रेन में, ठीक है। तो ये जो आपने चीज़ें बताई, यानी आपने थोड़े शब्दों में उसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने भर भर के ठूस ठूस के उसमें थ्योरी लिख दी। तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी थ्योरी को पढ़े, बस उसको आंसर समझ में आना चाहिए अच्छे से कि हाँ इसने कोई लाइन छोड़ी नहीं है, कोई बात छोड़ी नहीं है, और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फिजियोलॉजी में आपको इतना करना है अच्छे से। फ्लो चार्ट जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको फ्लो चार्ट के रूप में आंसर को समझाना है, ठीक है। ये तो अपने फिजियोलॉजी की बात हो गई। यहाँ पर जो कॉलेज नोट्स बनाओगे आप, उसमें भी आपको ऐसे लिखना है, और जो आप एग्ज़ाम में आंसर दो उसमें भी आपको फ्लो चार्ट के रूप में लिखना है। मैं आपको बता दूंगा, आपको मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ पर मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे जिसमें मैं बहुत से आंसर जो होते हैं क्वेश्चन के उसमें बताऊंगा आपको कि फ़्लो चार्ट के रूप में कैसे लिखना है, ठीक है। अब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं। अब सोशियोलॉजी क्या होती है भाई, सोशियोलॉजी हमारी होती है कि नर्सिंग फील्ड में सोशियोलॉजी क्या काम है। सोशियोलॉजी का मतलब होता है हम सोसाइटी से एक दूसरे से इंडिविजुअल यानी व्यक्ति इंडिविजुअल कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। सोसाइटी से कैसे कनेक्ट होता है वो सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं अपने। अब सोशियोलॉजी नर्सिंग फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है भाई इसका, तो जैसे जैसे अपने
सोसाइटी को समझेंगे तो नर्स की भी एक हेल्प होएगी ना कि सोसाइटी क्या सोचती है, ठीक है। तो ये नर्सिंग फील्ड का सब्जेक्ट तो नहीं है, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर भी आपको फोकस करना है, ज़्यादा नहीं करना। सोशियोलॉजी वैसे इतनी हार्ड नहीं होती है, हो जाएगी आपकी अगर आप शुरू से इस पे ध्यान दोगे तो। अगर आप मान लीजिए आपके 6 महीने, यानी 6 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, तो आप अगर 2 महीने भी इसको अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से ध्यान दिया आपने, तो भी आपकी सोशियोलॉजी में अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छे से पास होगे और अच्छी परसेंटेज बनाओगे। लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, इन 2 सब्जेक्ट पर आपको शुरू से ही अच्छे से ध्यान देना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इन 2 सब्जेक्ट पर आपको शुरू से ही ध्यान देना है, यानी इनको आपको समझ कर ही पढ़ना है ना। अब साइकोलॉजी में कैसे लिखना है वो भी बताता हूँ मैं। साइकोलॉजी होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं। साइकोलॉजी होती है अपना, साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी से समझ में आ रहा है आपको मनोविज्ञान, यानी एक व्यक्ति सोचता क्या है, उसकी क्या क्या भावना है, कैसे वो सैड होता है, कैसे एंग्री होता है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है वो, इन सभी के बारे में जो भी अपने एक इंडिविजुअल के माइंड के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो साइकोलॉजी में करते हैं अपने। अब साइकोलॉजी क्या है नर्सिंग फील्ड में भाई, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी ज़रूरी है, तो इसको भी जान लेते हैं। एक नर्स जो होती है उसका काम होता है पेशेंट की केयर करना, am I राइट। अब पेशेंट की केयर कैसे करेगी वो, अगर उसको उसकी पेशेंट की साइकोलॉजी पता होगी कि ये सोच क्या रहा है, ये आगे आने वाला इसका जो मूव क्या है, आगे आने वाला इसका मूव क्या है, इसके बारे में अगर उसको अच्छे से पता होगा तो वो अच्छे से केयर कर सकती है उसकी, हम राइट। उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता होगा तो वो अच्छे से केयर कर सकती, नहीं कर सकती, कर सकती है। उसकी प्रॉब्लम क्या है तो इसके बारे में पता होगा तो वो फिर भी अच्छे से केयर कर सकती है, कर सकती है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी फील्ड में, है ना। आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी ले लोगे तो अगर आप किसी की साइकोलॉजी जानते हो कि ये कब गुस्सा होता है, कब इसको हंसी आती है ना, कब हैप्पी रहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहाँ पर भी, है ना, डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको मेनली इन दोनों सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। साइकोलॉजी में से भी आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। मेरे चैनल पर आप जाओगे तो मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत सारे जो बड़े टाइप के क्वेश्चन है उनके आंसर डालता रहता हूँ, हैंड राइटिंग नोट्स डालता रहता हूँ। तो चैनल पर आपको जाना है और वीडियो को एक एक देखना है। जैसे लीवर है तो लीवर का बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसका मैंने आंसर डाल रखा है, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है और कितना लिखना है ये भी बता रखा है मैंने, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब अपना 4th एग्ज़ाम आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है अपनी, ठीक है। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अपना सब्जेक्ट नहीं है, यानी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है ये अपने मतलब नंबर्स वगैरह में, ठीक है। तो इस पर आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कॉलेज लेवल पर आपको वहाँ पर जिस दिन एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको टीपने के लिए या फिर पहले से बता दिया जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, और फिर आप इंग्लिश तो शुरू से पढ़ ही रहे हो तो इतना तो लिख ही सकते हो, आई होप, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपने एग्ज़ाम कितने नंबर का होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम कितने नंबर का होने वाला है। और ज़रूरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट सेम में आपके प्रैक्टिकल वगैरह ये कोई सब्जेक्ट है नहीं है या नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ नर्सिंग फाउंडेशन जो कि सेकंड सेम में आएगी आपके, उसमें प्रैक्टिकल है। फर्स्ट सेम में आपको प्रैक्टिकल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कोई दिक्कत लेने वाली ज़्यादा बात नहीं है। फर्स्ट सेम में आपको प्रैक्टिकल की दिक्कत नहीं लेनी। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है RHS एग्ज़ाम का, RHS में, ठीक है। तो ये 75 का अपना क्या रहने वाला है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और साइकोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों कंबाइंड होते हैं तो ये भी 75 नंबर के होते हैं अपने, ठीक है।
दोनों एग्ज़ाम 75 नंबर के होते हैं और 25 नंबर जो होते हैं वो अपने कॉलेज लेवल से जाते हैं, ठीक है, यानी कॉलेज वाले भेजते हैं, ठीक है, जो कि अपनी परसेंटेज बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 75 नंबर का अपना एग्ज़ाम है, 75 नंबर का एग्ज़ाम है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 पोर्शन में आपका पेपर आएगा। सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिर फिजियोलॉजी आएगा। तो एनाटॉमी आपका या तो 37 नंबर या 38 नंबर का पोर्शन रहेगा, ठीक है ना। फिजियोलॉजी के 20 नंबर का पोर्शन रहेगा। फिजियोलॉजी कितने नंबर का रहेगा, ये भी या तो 38, अगर ये 37 का है तो ये 38 का रहेगा, दोनों मिलाकर 75 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये अगर 38 का आ गया तो ये 37 का आएगा, ठीक है, समझ चुके होंगे आप, आई होप, ठीक है। पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है, अगर 37 नंबर का पेपर है तो उसमें आपके 6 या 7 क्या रहने वाले हैं, एमसीक्यू रहने वाले हैं, एक एक नंबर के, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 5 नंबर के, और एक क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो कितने हो गए अपने, 15 15 है ना, और 25 नंबर का अपना क्वेश्चन हो गए, ये 25 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और ये 6 या 7 नंबर के एमसीक्यू रहने वाले हैं, और 2-2 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 नंबर अपने ये हो गए, ठीक है। पूरा टोटल ओवर जो ये पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये 37 नंबर का है ना, 37 या 38 नंबर का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको नंबर कितने लाने हैं, पास होने के लिए नंबर कितने लाने हैं। तो 37 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम होता है 37 नंबर का, तो आपको 19 या 20 नंबर तो लाने ही लाने हैं, है ना, 19 या 20 नंबर लाने ही लाने हैं। दोनों में पास होना है तो 40 नंबर आपको लाने ही लाने हैं दोनों सब्जेक्ट में, यानी 75 में से 40 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप नहीं लाए हो तो आपके बैक लग जाएगी, बैक लग जाएगी तो वो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आरयूएचएस एग्ज़ाम में अगर किसी के बैक लग गई तो उनको एक मुर्गा मिल जाता है अच्छा खासा कि हाँ यार इसके बैक लग गए, अब तो वो क्लियर नहीं होने देते उसको, यानी अगले सब्जेक्ट में आपके बैग लगा देंगे किसी ना किसी में, है ना, क्योंकि उनके तो पैसा आ रहा है ना। आप फिर से एग्ज़ाम दोगे तो वापस एग्ज़ाम के फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो वापस पैसा लगेगा आपका, ठीक है। तो बैक नहीं लगने देना है आपको कैसे भी करके। 19-20 नंबर का ही तो मामला है यार, इतना तो ला सकते हो आप। और अगर आपने, और एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि आपको आपका 100% देना है और टाइम का मैनेजमेंट करना है, पूरा टोटली टाइम का मैनेजमेंट करना है। आपका जो पेपर होगा वो ओनली फॉर 3 आवर का होएगा, 3 आवर का होएगा, और आपको पेजेस बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करने हैं। एक तो 10 नंबर का क्वेश्चन करना है आपको, 3-5 नंबर के क्वेश्चन करना है, और 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इतने क्वेश्चन तो करने ही है। फिर एमसीक्यू भी है, 7 या 6 नंबर के एमसीक्यू आएंगे आपके। तो पेपर तो लेंथी रहने वाला है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको पूरा करना ही है ना। तो अच्छे से पेपर करना है और टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, और अच्छे से पढ़ना है, हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, और उसको एक्सप्लेन जितना कर सको उतना करना है, जितना समझ सको उसको अच्छे से समझना है। क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से आएगी तो जो आने वाले टाइम में आपके एमएसएन सब्जेक्ट आएगा जिसमें आप डिजीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपने पेनक्रियाज अच्छे से पढ़ा तो वहाँ पर पेनक्रियाज से रिलेटेड डिजीज़ आएगी। तो अगर आपको पेनक्रियाज के बारे में अच्छे से पता होगा कि कहाँ पर क्या सिचुएटेड होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर डिजीज़ होएगी उसके बारे में आप अच्छे से समझ सकोगे कि हाँ पेनक्रियाज में ये पार्ट होता है, इसमें ये डिजीज़ है, ठीक है। फिर आपको वहाँ एनाटोमी अच्छे से पता नहीं होगी तो वहाँ पर आपको डिजीज़ समझने नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको कोई भी
प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको एनाटॉमी में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, है ना, तो आप मुझसे कमेंट कर कर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाने की बहुत पूरी से पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के भी मैं क्वेश्चन के आंसर धीरे धीरे डाल रहा हूँ, है ना, हर चैप्टर डाल रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।